इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं। हिंदू जो है ना, अच्छा जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, ठीक है। हिंदू अकलियत में थे। लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है। ठीक है। लिहाजा वो अपने साथ, अपने कौम के साथ, अपने मज़हब के साथ 100% सिंसियर थे। अब दो शख्सियतें उनके पास ऐसी हैं जो रोल मॉडल के तौर पर देखी भी जा सकती हैं, बताई भी जा। अब गांधी का कैरेक्टर सारी ज़िंदगी का देख लें। बेशक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लबादा उड़ा हुआ था, धोती पहनता था, नंगा रहता था, लेकिन उस शख्स की कमिटमेंट देखें कि मरा भी है। नथू राम ने जब उसको मारा तो उस वक्त भी वो उसी हुलिये में था। ऐसे ही है। इससे बढ़कर उसकी कमिटमेंट क्या हो। ठीक है, देखो ना। और दूसरी पर्सनैलिटी क्रिकेट में जो उनसा बहुत ज्यादा वो जो मोहम्मद शामी है, मुस्लिम प्लेयर हैं, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, बकायदा ट्वीट किया। हमारे यहाँ पे हर चीज मतलब पूरा समझ लें एक लड़ी। मैं बताता हूँ, बुनियाद उनकी ठीक है और बुनियाद को संभालने वाले ठीक थे, इल्म और अमल के मुताबिक चलते थे, एक्शन रिएक्शन ठीक करते थे। वो बदनुमानी मतलब अपने आप को बनाने की एफर्ट नहीं करते थे। नाम बनाए उन्होंने, तारीख बनाए। दिस इज द रीजन कि उनके ऊपर आज कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्यों? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। ठीक है। लिहाजा ये इशू तो वहीं क्लियर हो गया। और बाकी रह गया आज़ाद कश्मीर, ये हमने पठानों की मदद से ऑक्युपाइड जितना कर सकते, ये तब भी आज़ाद रहा, आज भी। सुन लो, पठानों की जो पश्तून थे हमारे भाई, उनकी मदद से वहाँ पे जाके कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। किसको? आज़ाद कश्मीर को। वो जो उन्होंने कश्मीर से जब, और इधर आज भी देखें रेजोल्यूशन यूएनओ में गई, वो टिल टुडे रेजोल्यूशन ही है, करारदाद ही, उसके ऊपर प्रैक्टिकल असर नहीं है। वहाँ से एक रिपोर्टर गुजर रहा था, रिपोर्टर ने बाय द वे ऐसे वो तस्वीर उतार ली कि वो गुलजार साहब उसके सामान के साथ बैठे। वो जब तस्वीर उसने जैसे लगाते हैं ना रिपोर्टर, आजकल भी लगा देते हैं कि तस्वीर, तो वो उसने जिसके पास, एडिटर के पास पहुंची, एडिटर बड़ा मतलब मैच्योर था, उसने उसको पहचान लिया। उसने कहा, ओ इधर आ, पता ये कौन है? उसने कहा, सर मैं आई डोंट नो अबाउट। कहता है ये 2 दफा का प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, गुलजार। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया। एक और बदकिस्मती पाकिस्तान की ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका, हत्ता के कायदे आज़म मोहम्मद अली जना भी 1935 के एक्ट के तहत हलफ उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना नहीं पाए। इंडिया ने 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो मोहब्बत की बात करें, इंसानियत की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, नफरतों के बीच को कम करें। क्या एटमॉस्फेयर, क्या हिंदुस्तान के लोग वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं? क्या वो भी नफरत पे यकीन रखते हैं, दुश्मनी इंतकाम पे बिलीव करते हैं? বন্ধুরা আপনারা তো সবাই জানেন ভারত কিভাবে ভাগ হয়েছিল, মানে দেশভাগের কথা বলছি। সেটা তো অ্যাকচুয়ালি দেশটা ভাগ হয়েছিল ধর্মের উপরে ভিত্তি করে। তো সেই দেশভাগের মেন কারণ কি ছিল? সেখানে কি কোনো মেন মাযহাব না অন্য কোনো কারণ ছিল? এটা ছাড়াও দুই দেশ মানে ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে যে 4টি যুদ্ধ হয়েছে, সেই যুদ্ধে কে হেরেছে আর কে বা জিতেছে সেটা তো আপনারাও জানেন। সেই যুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তানিদের তাদের মাইন্ড সেটাস কিভাবে, পাকিস্তানিরা ভারতের নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে কি মাথায় রাখে, তো এই সবকিছুর ওপর ওভারঅল বিষয়ের উপর যখন পাকিস্তানের এক নাগরিক কে যখন এক ইউটিউবার জিজ্ঞাসা করে, তো তিনি এমন কিছু কথা বলে যেটা শুনে আপনারা কিছুটা সময় হলো ভাববেন। দেখে নিন বন্ধুরা পুরো ভিডিও ক্লিপটি, তাহলে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে অনেক কিছু। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शोएब कैसे हो? शोएब मैं फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो देखने वालों को अपना नाम फिर से बता दीजिएगा ताकि ये है कि उन्हें याद रहे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम शोएब हाशिम नियाजी है, मैं एडवोकेट हूँ। हाशिम नियाजी। ठीक है सर, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है, सुन लिया है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? हिस्ट्री सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान बनने की वजह क्या थी? मैं बताता हूँ। मुग़लों की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 1857 वो आखिरी मरका था जिसमें जंग हुई और ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों ने इस पर काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है। 1857 के बाद जो जंग आज़ादी के नाम से याद की जाती है, उसमें शिकस्त तो हो गई, लेकिन वो जो अंदर एक खलिश थी, एक शिकवा था या एक आरजू थी आज़ादी की, वो उस वक्त के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के लोगों को ना मिल सकी। ठीक है।
वो लावा, वो शमा अंदर भड़कती रही, शोला भड़कता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मूवमेंट शुरू होती गई, जिसमें बहुत सारे, यानी अगर हिंदुस्तान में आप, उस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, तो उस वक्त सबका मोटिव एक ही था कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से निजात हासिल की। ऐसा ही है। और फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ इंडिया का जो नारा लगा, उसमें सारे ही शामिल थे, ठीक है। हिंदू भी शामिल, मुसलमान भी शामिल, दीगर बड़े बड़े नाम हैं जो हमें बताए नहीं जाते। नेताजी बोस की अगर बात करें, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे उसके अंदर, जिसमें मुसलमानों के हवाले से जौहर बरादरान भी थे और बहुत सारे लोग थे, सर सैयद साहब थे, बहुत सारे लोग थे। हर एक का मोटिव यही था कि वन वे आर दी अदर किस तरह अंग्रेज़ों से हम आज़ादी हासिल कर सकें। ठीक है। ये गो के एक लंबा प्रोसीजर था तारीख़ के हवाले से, लेकिन आप देखते हैं कि तारीख़ भरी पड़ी है मूवमेंट्स के हवाले से, कोई ना कोई मूवमेंट्स चलती रहती थी, मूवमेंट्स चलती रहीं और उस वक्त मज़हब का कोई नारा नहीं था। अच्छा। ये हिस्ट्री बताती है कि कोई मज़हब का नारा ही नहीं था, इससे तो सिर्फ एक मोटिव था ना, ठीक है, कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से निजात हासिल। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसमें एक वायसराय था, A.O. ह्यूम नाम था उसका, उसने 1896 समथिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी बुनियाद रखी। ठीक है। उसके बाद उसमें मुसलमान भी शामिल थे, हर मकतबा फ़िक्र का लोग बंदे शामिल थे। ठीक है। ये इस चीज़ की ज़ात पात की तकसीम नहीं थी कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा, सबका मोटिव एक था, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ उनका गए। मकसद ये था आज़ादी। अच्छा, इस आज़ादी के प्लेटफॉर्म से बहुत स्ट्रगल है, सबकी बहुत स्ट्रगल है, मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी और ज़ात के लोगों की भी बेपनाह स्ट्रगल है। ठीक है। और इस स्ट्रगल में चलते जब सेकेंड वर्ल्ड वार का वक्त आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कायदे आज़म साहब ख़ुद लिखते हैं, मोहम्मद अली जनाह, कि मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले ये मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, ठीक है, ना गोरे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, खासकर बरतानिया की जिनकी हुकूमत थी, वासराय वगैरह। हाँ। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अचानक एक तब्दीली आती है और मुझे इम्पोर्टेंस दी जाने लगती है। उसके पीछे वजह क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 1939 से ऑनवर्ड 1945 तक, तो पीछे हिंदुस्तान में इन सियासी लीडरों से गोरों ने कुछ कमिटमेंट्स की। कमिटमेंट्स में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये थी, और इन्होंने यही मुतालबा रखा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको फ़ौज चाहिए थी। और फ़ौज किन के ज़ेरे असर थी? ज़ाहिर है इधर मुसलमानों के लीडर कायदे आज़म थे, उधर उनके लीडर जो थे वो हिंदू वगैरह थे, जो उनके लीडर थे, जिसमें आप नेहरू कह लें, महात्मा गांधी कह लें, और बड़े बड़े नाम हैं जिन। तो फिर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि हम आपकी मदद करेंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ौज जो उस वक्त दरकार थी, या जिसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया, ये पाकिस्तान के खिते से फ़ौज ज़्यादा थी। यानी उस वक्त 15-20 लाख की फ़ौज थी, तो उसमें 15 लाख 10 लाख जो थी वो ये इस खिते से ली गई। यहाँ कायदे आज़म ने कहा कि मैं इस बात पे सरप्राइज़ हुआ, लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ कमिटमेंट की कि जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी आप हमारी मदद कीजिए। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का फैलाव पूरी दुनिया में हो गया था उस वक्त, बर्मा तक उसकी फ़ौजें जो आ गई थी जर्मन की। सर थोड़ा सा देखें, हम अगर क्रिटिक्स को पढ़ें, सुने, इंटरनेशनल बुक्स को देखें, तो ये ऐसा नज़र आता है कि भाई मज़हब को बीच में लाया गया। ऐसा नहीं था कि पहले से लड़ाइयाँ आपस में जंगे यहाँ लाहौर की बात करें, यहाँ पे तो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब मिलकर बिजनेस करते थे इसी लाहौर में। तो फिर और अभी भी अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी कायदे आज़म ने कहा कि सब आज़ाद हैं। यानी अगर पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं तो हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं थे? आज़ाद थे, सारा कुछ था, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हालात तो वाक़यात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक नई प्रोपोजिशन निकल के सामने आ जाती है। जब वो नई प्रोपोजिशन निकलती है तो एक नया विजन सामने आ जाता है। वो नया विजन आ गया ना, उसको आप कह लें कि मज़हब का तड़का तो बाद में लगा ना। वो तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा कि ठीक है मुसलमानों के लिए, जैसे आज भी यहाँ आप देखते हैं कि मजहबी स्लोगन, मजहबी नारे बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो लिहाजा वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो नारा लगा दिया, क्या उस नारे ने कैश होना ही होना था, होना, और वो हुआ एट द एंड। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर ये ना होता तो फिर इसकी क्या शक्ल बनती। हालांकि पहले, इससे पहले, दो कौमी नज़रिए से पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए जिस तरह से अरेंज किया जा रहा था कि जहाँ इनकी ज़्यादा तादाद होगी वहाँ इनकी हुकूमतें बनेंगी, और जो बात राइट्स देने के फिर भी वहाँ पे बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन हालात व वाक़यात जैसे चेंज होते रहे, बदलते रहे, इस विजन ने, इस दो कौमी नज़रिए ने जड़ पकड़ी, और उसके बाद इसको मजहबी तड़का लगा लें या हकीकत भी कह लें, ये और ताकतवर होता गया। और इसका रिजल्ट एंड पे आप ये देख लें कि फिर पाकिस्तान इस शक्ल में मौजूद। चलें जी सर, पाकिस्तान तो बन गया, नो डाउट। ये बड़ा शॉर्टली सर ने बताया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनसे प्रॉपर डिस्कशन की जाए तो 1 घंटे की ये मजीद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन सर अब पाकिस्तान गया बन,
हमने मजहब का तड़का भी लगा दिया, मजहब के नाम पे एक मुल्क भी बना लिया, फिर वहाँ पे अलहदा बात है कि हमने इस्लाम के नाम पे कंट्री तो बनाया, वहाँ पे इस्लामिक निज़ाम नहीं आज तक लेके, वो एक अलहदा मैटर है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। फिर हमारी हिस्ट्री जो 4 जंगें हमें बुक्स में पढ़ाई जाती हैं और जो रियल में वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायदे आज़म ने 12 बजे अनाउंसमेंट की आज़ाद, और 15 अगस्त को लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा कि आप आज़ादी का ऐलान करें और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ठीक है, ये उसने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, आप अपना बनाएं, आप अपना बनाएं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक और बदकिस्मती पाकिस्तान की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका, हत्ता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब भी 1935 के एक्ट के तहत हलफ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना नहीं पाए। इंडिया ने 1951-2 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, इधर हम ना बना पाए, इधर तो हम मैं कहता हूं ठीक है ना बना पाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ना बना तो फिर कायदे आज़म की डेथ के बाद, और वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। खोटे सिक्के क्यों हैं? आज़ाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी कि जिस पाकिस्तान को हासिल करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आने वाले वक्त में वहाँ के लोग उन्हीं महरूमियों का शिकार होंगे जिनका आज हैं। 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ये ना बना सके। इंडिया ने 1952 में बना लिया 51-52 में बना लिया। अच्छा, उसी के साथ ही आप देखेंगे रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो इलाके गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट वगैरह, जो कि पाकिस्तान में अगर सिंसियरली ऑनेस्टली किया जाता तो ये इनकी, लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से वो सारा इलाका हमसे छिन गया, क्योंकि कश्मीर आगे वो सारा वो लगता था, लिहाजा उन्होंने ले लिया। पहली जंग 1948 को हुई, जिसमें उन्होंने जाके जैसे ये जंग हुई तो श्रीनगर में इंडिया ने अपनी फौजें उतारी, और वहाँ का जो महाराजा हरी सिंह था उसने इंडिया के साथ इलाहा कर दिया, लिहाजा ये इशू तो वहीं क्लियर हो गया। और बाकी रह गया आज़ाद कश्मीर, ये हमने पठानों की मदद से ऑक्युपाइड जितना कर सकते, ये तब भी आज़ाद रहा, आज भी। सुन लो, पठानों की जो पश्तून थे हमारे भाई, उनकी मदद से वहाँ पे जाके कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मला लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। किसको? आज़ाद कश्मीर को, वो जो उन्होंने कश्मीर था जम्मू। और इधर आज भी देखें रेजोल्यूशन यूएनओ में गई, वो टिल टुडे रेजोल्यूशन ही है, करारदाद ही, उसके ऊपर प्रैक्टिकल असर नहीं है। अयूब 1969 में यया साहब गए कमरे में, उन्होंने कहा कि अयूब साहब टाइम इज़ ओवर। उसने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा क्या चाहते हो, जाएं आप। उसने कहा ठीक है, ये आप इक़्तिदार लें और मैं वो चलता बना। उसके बाद कौन आ गया? यया आ गया। यया जैसे ही आया तो यया ने क्या किया, इलेक्शन करवाए। कौन से? 70 के इलेक्शन। 70 के इलेक्शन में अपना शामी साहब, शेख क्या नाम था उनका, शेख मुजीबुर रहमान शामी, मुजीबुर रहमान नहीं, शेख साहब जो भी थे, ठीक है, उनकी 162 सीटें थी, 160 उन्होंने जीती। इधर से भुट्टो ने टोटल 81, पंजाब में 62 और मिला के 81 जीत ली, ठीक है। उसके बाद जंग वो आज़ाद मजीब ने बड़ा जोर लगाया कि किसी तरीके से यया साहब इक़्तिदार मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अक्सरियत मेरी है। इन्होंने ढाका जाना था असेंबली में, इधर भुट्टो ने तड़ी लगा दी कि जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा, ठीक हो गया। लिहाजा ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद इधर हम आ गए। हालांकि बुनियादी तौर पर एक सवाल ये बनता है कि देखें, हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, हम साथ साथ इंडिया की भी जो बीच में पाकिस्तान में जो इंडिया के हवाले से कंसेप्ट दिया जाता है हमारी बुक्स में या ओवरऑल बताया जाता है कि जी 90, आपने ये जो बताया, ये देखें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि भाई हमारे आपस में इख्तिलाफात थे, आपस में हमारे पॉलिटिशियन लड़ रहे थे, जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने जो सा बांग्लादेश को, वो बंगालियों को ऐसे कह दिया, सपोर्ट कर दिया। क्या बंगाली खुद अलग होना नहीं थे चाहते? शौरी तौर पर, सियासी शौरी तौर पर बंगाली हमसे बहुत आगे थे। अच्छा। और उनका बड़ा रोल है, विजडम उनके पास आया, काफ़ी विजडम, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये नहीं कि पार्टीशन के, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जब आप एक खित्ते को महरूम रखेंगे, वो शेख मुजीब क्या कहता था? वो यही कहता था कि यार अक्सरियत मेरे पास आ गई है, तो आप ये इक़्तिदार मेरे हैंड ओवर। लेकिन उसमें समझ लेंगे एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के सियासतदान नहीं चाहते थे कि ढाका 1000 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये खाम क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरप्शन करते ना करें। बेहतर है कि ये हमें पाकिस्तान मिल जाए, आज़ादी के साथ हम रहें, अपनी मर्जी से जो भी करें, यानी ज़हीन लोग हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, वो हो गया। अब ये जो बात आप करते हैं ना, देखें, जब
ایک ملک کمزور ہوتا ہے تو اس میں پھر باہر کی سازشیں باہر کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس سے آپ نہیں وہ تو دیکھیں بنگالیوں نے اگر خود ہیلپ کی مانگی ہوگی بھائی آپ ہمارے انڈیا سے انکار نہیں کرتے, حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ مانگنا پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ مجیب کے ساتھ انہوں نے کیا. اچھا ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو شعیب بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ادھر شیخ مجیب جیتا, ادھر بھٹو جیتا, ٹھیک ہے ملک ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟